चलिए देखो लिखा हुआ है फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल ऑफ अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट। देखो इस डेफिनेशन को तो बाद में आप पढ़ना, बाद में समझना, हम लोग एक एग्जाम्पल्स उठाते हैं। यदि एग्जाम्पल्स आपकी समझ में आ गया ना तो फिर इसकी कोई औकात नहीं है डेफिनेशन की, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है फिर, ये तो आप समझ जाओगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। अच्छा ये बताओ कि सभी स्टूडेंट्स लेट कौन कौन जगते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हो, भाई ये बहुत सटीक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेट जगते हैं ना, लेट जो जगने वाले बच्चे होते हैं ना, या पर्सन जो भी लेट जगता है वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा इस चीज़ को, ठीक है। और जो जल्दी जगने वाला हो ना, हम लोगों की तरह है, और खैर मैं भी नहीं जगता हूँ, मैं भी लेट ही जगता हूँ, खैर कोई नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो लेट जगते हैं तो वो मतलब तब तक ना सनलाइट आ चुकी होती है उसके रूम में, है ना। वो जगने का रीज़न ये है कि जब वो बंदा लेट जगेगा तो वो जगेगा 8-9 बजे जाके, दैट मीन्स तब तक क्या होगा, उसके रूम के अंदर सनलाइट की एंट्री हो चुकी होगी, या तो किसी विंडो में से होकर या किसी रोशनदान में होके, ठीक है। यानी कि अब सिंपल सा आप इतना समझ लो कि जब किसी रूम के अंदर आप बैठे हों, सपोज दैट उस रूम के अंदर डार्कनेस है, ठीक है, यानी कि लाइट नहीं है, और उसके ऊपर क्या है कि रोशनदान है। रोशनदान तो सब जानते हैं ना, रोशनदान का यूज किस लिए होता है, सिर्फ रोशनी के लिए, ठीक है। आजकल तो डिफरेंट टाइप के एग्जॉस्ट लगाने के लिए भी लोग कर लेते हैं, मल्टीपर्पज़ यूजेज हो गए हैं आजकल, तो टेक्नोलॉजी तो इंक्रीज हो रही है पर डे, ठीक है। दैट मीन्स कि उस जो हमारा रोशनदान है, उस रोशनदान में से बाहर की जो सनलाइट है या जो लाइट है उस रूम के अंदर इंटर करती है, चाहे वो कोई जंगला हो सकता है, विंडो हो सकता है, कोई रोशनदान हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ में जब वो लाइट एंटर करती है तो आपने देखा होगा कि कभी भी कोई लाइट सीधी नहीं आती, यानी कि जब रोशनदान में से लाइट आएगा तो ऐसा बेंड करके लाइट आती हुई दिखाई देगी आपको। दिखता है कैसा, किसी जंगले में से जब लाइट आती है तो इस तरीके से बेंड होके आती है रूम के अंदर, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट वर्ड यूज़ करना यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप बोल लो भाई वेव, हमारा जा क्या रहा है यार वेव बोलने में, दिक्कत क्या आ रही है आपको, वो है भी वेव का भी पार्ट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारी वेव्स ऑफ लाइट जब रूम के अंदर इंटर होती हैं किसी छोटे से कॉर्नर से टकराकर या इस रोशनदान में से होके, तो वो बेंड हो जाती हैं। तो बेंड होना क्लियरली लिखा है बेंडिंग ऑफ लाइट, क्लियर दिखाई दे रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, इस तरीके की बेंडिंग ही क्या कहलाती है, डिफ्रैक्शन कहलाती है। बात समझ में आई क्या, सभी को समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आई होगी, ठीक है। कि जब कोई भी छोटे से किसी होल में होके या किसी भी स्लिट से टकरा के जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी रूम के अंदर एंटर करती है तो बैंड हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि भाई वो रोशनदान हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था जिससे कि आपके माइंड के अंदर ये चीज़ इंटर हो जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है वो रोशनदान हो, कोई हो सकता है कोई स्लिट हो सकती है, जैसे कि इसमें कॉर्नर बोला गया है, ठीक है, ऑब्स्टिकल पड़ा है कोई, ठीक है। यानी कि हो सकता है कोई इस तरीके की आपकी क्या हो, कोई स्लिट हो सकती है, ठीक है। जब ये स्लिट है आपका, ये स्लिट इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब ये आपकी कोई भी स्लिट हो और इस तरीके से कोई रे ऑफ लाइट इससे कॉर्नर से, इसके कॉर्नर से क्या हो, पास हो, तो इस तरीके से वो बैंड हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से वो बैंड हो जाती है। ये बात समझ में आई आपको। तो ये बेंडिंग ऑफ द वेव ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये बात समझ में आई क्या। तो भाई यही डिफ्रैक्शन होता है। इसको साइंटिफिक फॉर्म में एक किताबी, एक बुक्स की फॉर्म में, एक बुक्स की लैंग्वेज में सिर्फ मैंने लिख दिया है, फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल ऑफ अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो सिंपल इस चीज़ को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। तो आइए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्चुअली इसमें पूछा यह जाता है कि कोई भी वेव ऑफ लाइट यदि रूम के अंदर इंटर कर रही है या उसका डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो भाई वो डिफ्रैक्शन कितना हो रहा है यार, उसका कोई मैग्नीट्यूड तो होगा। सिर्फ डेफिनेशन से थोड़ी काम चलेगा भाई, इस डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। आपको दे दिया जाएगा कि भाई ये डिफ्रैक्शन है, इस कंडीशन में ये डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो किस तरीके से हम इस डिफ्रैक्शन को, किस तरीके से इसका जो एंगल है, ठीक है, यानी कि किस एंगल पर ये डिफ्रैक्ट हो रही है कोई भी वेव, ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो निकालेंगे। वो ही हमारा एडवांस लेवल की चीज़ बन जाती है। और मोस्टली एग्जाम्स में ये चीज़ें आती हैं।
ठीक है। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला रिक्वायर होता है, उस फार्मूले को प्रूव करेंगे। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है यार, हर चीज़ का फार्मूला ही प्रूव करना। फिर इसका तो मतलब यही रह गया है कि बेटा कुछ भी चीज़ पढ़ो, अब इसका मैग्नीट्यूड बताओ, और मैग्नीट्यूड के लिए अब आपको क्या चाहिए, फार्मूला, और बेटा करो उसको प्रूव। चलो ठीक है, आइए इसका फार्मूला प्रूव करते हैं। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर बेटा जब मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड जानने के लिए, पता करने के लिए हमें टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जस्ट बेंडिंग ऑफ, जो हमारी वेव ऑफ लाइट होती है उसकी बेंडिंग होती है। ठीक है, तो वो डिफ्रैक्शन कह देते हैं हम उसको। लेकिन जब उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, जब उसकी वैल्यू पूछी जाए क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, तब आपको ये टॉपिक पढ़ना है। यहाँ से एक चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो कि क्या कहलाएगा, फॉर्मूला ऑफ द डिफ्रैक्शन, या थीटा की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, डिफ्रैक्शन एंगल। जरा डायग्राम जरा ध्यान से देखो, इस डायग्राम का पहले डिस्कस करते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं, क्या कौन सी चीज़ किस तरीके से हमने कंसीडर करी है और कौन सी चीज़ को क्या बोला गया है। एक्चुअली ये जो एस दिखाई दे रहा है ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। जब सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ से क्या निकलेगी, कोई रेज निकलेंगी, हम लोग इससे 2 रे ऑफ लाइट निकली यहाँ से। ठीक है, जब 2 रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलेंगी तो उसका क्या किया, देखो ये सारी चीज़ रे ऑफ लाइट ना पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, दोनों दिखाई दे रही है। स्टेप बाय स्टेप चलने दीजिए आप चीज़ों को, और बिल्कुल एक एक करके पढ़नी है चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए जब ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से ट्रैवल करेंगी तो हमको क्या करना है, इनको पैरेलल करना है। पैरेलल करने का सिर्फ एक ही हमारे पास में हथियार है, और जिसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। जरा याद करो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव क्या क्या बताया था कि भाई कौन सा कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग होता है, कौन कब क्या कैसे पैरेलल करता है रे ऑफ लाइट को। ठीक है, जब मैं यहाँ पर यदि कोई कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूँ तो ये कॉन्वेक्स जो महाराज है सिर्फ एक काम करेंगे, क्या कि ये नॉन पैरेलल जो रे ऑफ लाइट है इनको पैरेलल कर देंगे। भाई यही तो बताया था कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट या 2 रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो नॉन पैरेलल हो जाती हैं। दैट मीन्स कि फोकस पे जाके मीट करती हैं, और यदि फोकस से आ रही हैं यानी कि पहले से नॉन पैरेलल हैं तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि अपोजिट कंडीशन फॉर्मेशन होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, ये बात समझ आई। तो जब कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करेगा, इनको क्या करेगा, पैरेलल करने का काम करेगा। ठीक है, जब ये पैरेलल करने का काम करेगा तो क्या होगा, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है, एक स्लिट ले रखी है मैंने। ठीक है, ये 2 तरीके से टॉपिक आता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, या आपसे बोल देंगे क्या, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसके अंदर सिंगल स्लिट यूज की गई है तो इसका आप बोल सकते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों वे ऑप्टिक्स के अंदर। तुम कितने इनोशिएंट हैं, जानते नहीं है। देखो बेटा जानते तुम सब चीज़ हैं, अभी ना सर कोई दूसरी चीज़ बता देना तो तुमको बड़ा मज़ा आएगा तुमको। ठीक है, मगर जो टॉपिक तुमको सीरियस पढ़ाया जाता है ना तो ऐसा लगता है कि सर कितना लंबा और पढ़ाएंगे, अभी ख़त्म कर दो ना सर। ठीक है, चलो कर, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, बार बार बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं हम किसके लिए, फ्रिंजेस की पोजीशन पता करने के लिए, उनका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए। जब लेकिन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जब बात आती है तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं किसके लिए, डिफ्रैक्शन का एंगल पता करने के लिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरी डिटेल जानने के लिए। आज उधेड़ देंगे इस टॉपिक को, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसको सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर एक स्लिट यूज की गई है। देखो ये दिखाई दे रही है आपको एक स्लिट। ठीक है, ये जो स्लिट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये स्लिट है, इसके अंदर बीच में एक कट है, और इस कट से हमको क्या करना है, ये आपको जो लाइट दिखाई दे रही है यहाँ से आपको क्या करानी है, पास करानी है। तो टॉपिक पे आइए जुड़ जाइए टॉपिक पे वापस। ठीक है, कि मैंने क्या किया, एक कॉन्वेक्स, भाई साहब एक लेंस लगाए, कॉन्वेक्स का सिर्फ एक ही काम है, पैरेलल को नॉन पैरेलल कर देना और नॉन पैरेलल को पैरेलल कर देना और पैरेलल को नॉन पैरेलल, लेकिन फोकस को ध्यान में रखते हुए, है ना। ऐसा काम तो वो भी करता है, कौन, कॉनकेव लेंस, जिसका भाई है दूसरा। ठीक है, तो सिंपली जैसे ये रे ऑफ लाइट पैरेलल होंगी तो पैरेलल एक बीम बनेगा, और ये बीम क्या करेगा, सीधा इस तरीके से ट्रैवल करेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये एक स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको,
जब ये स्क्रीन पर मुझे यदि दोनों रे ऑफ लाइट क्या करनी है, मीट करानी है, तो उसका भी मुझे क्या है, एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यदि मैं ये कॉन्वेक्स लेंस जो दूसरा बड़ा कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है ना, यदि मैं इसको नहीं लगाऊंगा ना, तो क्या है, ये दोनों रे ऑफ लाइट दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दोनों स्क्रीन पर एक साथ मीट नहीं करेंगी। इसके लिए मुझे एक रिक्वायर होगी दूसरे एक कॉन्वेक्स लेंस की। तो दूसरा कॉन्वेक्स मैंने लेंस यहाँ पर चिपका दिया। अब ये वही काम करेगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट को, आने वाली रे ऑफ लाइट को मर्ज कर देगा फोकस पर, यानी कि स्क्रीन के ऊपर एक साथ जाके कनेक्ट कर देगा। और जब दो एक जगह मिलेंगी ये, ठीक है, तो फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है वही स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये तो रही इसकी प्राइमरी बात। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि ऐसे सीधा आता है और यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो जाता है, तो भाई इसमें तो डिफ्रैक्शन वाली कोई बात है ही नहीं। मैंने तो डिफ्रैक्शन के बारे में ये बोला था कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, वो होती है बेंडिंग ऑफ द लाइट। यानी कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का बेंडिंग। और बेंडिंग तो भाई रिफ्रैक्शन के केस में भी होती है, रिफ्लेक्शन के केस में भी होती है। वो बेंडिंग से थोड़ी जरा हट के बेंडिंग है, ठीक है। तो जरा आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सर बेंडिंग, बहुत सारी चीज़ को कई सारी जब बेंडिंग होती है तो वहाँ से कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको कि जैसे जैसे ये आगे जाएगा आप, तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं हुई, और जब कोई बेंडिंग नहीं होगी तो इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे बोलोगे आप। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलने के लिए इसकी बेंडिंग करानी जरूरी है। तो बेंडिंग कराएंगे तो किस तरीके से बेंडिंग कराएंगे हम लोग इसकी, कि सपोज दैट कि ऐसे बीम जा रहा था, हमने उसको ऐसे ना जाने दिया, हमने क्या किया, उसको ऐसे, सपोज दैट कि जो स्क्रीन का सेंटर है उससे एक पी पॉइंट, यानी कि कोई कुछ डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट ले लिया, उस पर हमने उनको मीट कराया ऐसे। देखो, तो ये बीम एक्चुअली ऐसे आ रहा था, और ऐसे जब बीम आ रहा था तो ऐसे ना जाके ये बीम ऐसे जाने लगा। बोलो जाने लगा क्या, तो भाई बैंड हो गया फाइनली, है ना। बस यार कितनी मेहनत के साथ पढ़ रहे हो आप, देखो पक्का आउटपुट आएगा यार, तुम टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो क्या होगा, ये बैंड हो गया, और भाई बैंडिंग हो गई तो क्या होगा, डिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन डिफ्रैक्शन अगर हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब बेटा ये है कि कोई ना कोई एंगल उसने फॉलो किया होगा, कोई ना कोई एंगल फॉलो पर, किसी ना किसी एंगल पर तो बैंड हुआ होगा। तो बैंड हुआ तो सपोज दैट ये थीटा एंगल पर बैंड हुआ है, जितना यहाँ है इतना ये थीटा यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जो वेव है हमारी यहाँ से चलती है और ये यहाँ से जाके यहाँ पहुँचती है, तो इसको कोई पाथ यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। समझना ये सारी चीज़ क्या है, मैं सारी चीज़ों को बताता हूँ किस किस तरीके से एंगल्स ले रखे हैं, ठीक है। जब आपको पता है यहाँ से कोई भी वेव जब चलेगी, ये चलेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई पाथ कवर किया होगा उसने। तो यहाँ पर जब पाथ कवर करने के लिए कोई उसको टाइम लगा होगा, ठीक है। सिर्फ आप इतना समझ लो, टाइम को छोड़िए आप, कोई पाथ कवर किया गया, उस पाथ का कोई मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, कोई वैल्यू होगी उसकी। और जब यहाँ से ये वाली रे ऑफ लाइट जब इस पी पर जाएगी तो इसने भी कोई पाथ कवर किया होगा। बोलो पाथ कवर किया होगा ना। तो जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए कि किसने ज़्यादा पाथ कवर किया, इसने कम पाथ कवर किया, इसने ज़्यादा पाथ कवर किया। जब कम और ज़्यादा, दैट मीन्स कि इनके पाथ में डिफरेंस आ रहा है। कम या ज़्यादा पाथ की जब भी बात आ रही है तो इसका मतलब इनके बीच में पाथ डिफरेंस रहा होगा। बात समझ में आई। जब पाथ डिफरेंस रहा होगा इनके बीच में, तो वो पाथ डिफरेंस की पहले बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, जो छोटी वाली रे है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बड़ी वाली के ऊपर। ऐसा करने से ये होगा कि जो ये वाली चीज़ निकलेगी बी और डी, ये जो परपेंडिकुलर है ये डी पॉइंट पे जाके मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया और इसको डी पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। जब ये डी पॉइंट हो गया तो ये हो गया बी डी। तो बी डी इज आ पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस को जो डिनोट करते हैं वो डेल्टा एक्स से करते हैं। वही बात समझ में आई। ये डिफरेंस निकाल लिया तो बाकी की फिर ये जो चीज़ है यहाँ से लेके डी से लेके पी तक और आपका इस ए से लेके पी तक, ये दोनों तो फिर बराबर हो गई। इसका मतलब पाथ डिफरेंस मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस सभी को समझ आ गया। तो ये बी डी क्या है, पाथ डिफरेंस है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो दोनों में जो एंगल दिखाई दे रहा है डिफ्रैक्शन एंगल थीटा है, ये थीटा निकालेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद।
ये यदि अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो देखो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। ये छोटू जो एंगल दिखाई दे रहा है छोटू, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, इसको मैंने बाहर लिख दिया थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, अपर्चर जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये एक्चुअली ये क्या है, ये स्लिट की क्या है, गैप स्लिट की डिस्टेंस है, यानी कि स्लिट का मेजरमेंट है, इसको मैंने ए ले रखा ए, तो ये ए है, मतलब ए और बी मतलब ए। ये बात समझ आ रही है आप सभी को भाई? ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये डायग्राम है ये हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आइए अपनी कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन हमारी क्या कहती है, हमें कुछ ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, बस एक ट्राइंगल्स हमें कंसीडर करना है और उस पर हमें काम करके अपना जो भी हमारा इंटेंशन है उस इंटेंशन को फिल करना है, ठीक है। तो ज़रा देखिए ए बी डी एक ट्राइंगल दिखाई दिया क्या, तो सिंपल ही कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, लेट ट्राइंगल ए बी डी, पकड़ लो बेटे को ए बी डी को, ठीक है। ए बी डी से क्या मिल रहा है, एक एंगल दिखाई दे रहा है थीटा। इस थीटा को साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हम लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे यहाँ से साइन थीटा। साइन थीटा देखो क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना साइन थीटा। बेटा भूल गए क्या, पाकिस्तान होगा पैसा? चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हमारा बी डी, चिंता मत करो धर्राटे काट देंगे आज, ठीक है। तो बी डी, उसके बाद में हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए बी, जरा ए बी, धर्राटे काट देंगे, टेंशन मत लो। देखो बी डी, ए बी को क्या बोला गया है, ए बी को बोला गया है ए, तो देखो बी डी अपॉन क्या, मैं इस ए बी को बच्चों ए लिख सकता हूँ क्या, ए, देखो मैंने ए लिख दिया, ठीक है, सिंपल यार। तो क्या हो जाएगा बी डी इक्वल्स टू ए साइन थीटा। बात समझ में आई क्या सभी को? चलिए ठीक है भाई, जो मेरा बी डी है इसको क्या बोला है मैंने, डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल एक्स, भाई रिप्लेस कर दिया बी डी को डेल्टा एक्स से, डेल एक्स से इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। भाई राइटिंग समझ में आ रही है ना, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा, ठीक है, डेल एक्स साइन थीटा मैं बोल रहा हूँ सब लोगों को, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डेल एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ये बात सभी को समझ आ रही है, ठीक है। जब ये बात ए साइन थीटा की आती है, ठीक है, तो जो हमारा डेल एक्स है, ये जो डेल एक्स है ये क्या है, ये पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस मतलब लैम्डा, कंडीशंस ऑफ द इंटरफेरेंस, समझिए कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस में किसका खेल था भाई, लैम्डा का ही तो खेल था, वेवलेंथ का ही तो खेल था भाई। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको लैम्डा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं लैम्डा, ठीक है, लैम्डा, ठीक है। ये बात सभी को समझ आई। तो लैम्डा इक्वल्स टू ए साइन थीटा, तो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली ए साइन थीटा, इतना समझ में आया, ठीक है। तो हमने निकाला लैम्डा इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लैम्डा इक्वल्स टू, देखो ध्यान से समझो, मैंने अभी आपको बताया था कि थीटा बहुत छोटे हैं, बहुत छोटा फॉर्मेशन है। जब बहुत छोटा फॉर्मेशन है, साइन थीटा को ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा। ये बात समझ में आती है नहीं आती तुम लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए थीटा, ठीक है भाई, ये क्लियर। और ये थीटा क्या है भाई, देखो ये थीटा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एट थीटा इज अ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये बात समझ आई। एक्चुअली मुझे थीटा की वैल्यू ही तो चाहिए थी, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, लैम्डा अपॉन ए, ठीक है भाई। जब भी आपको डिफ्रैक्शन एंगल निकालना हो तो लैम्डा बाई ए को ध्यान रखना। लैम्डा बाई ए क्या है, ये लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ। जो ए है ये क्या है हमारा, ये स्लिट का साइज है, ए बी जो स्लिट दिखाई दे रही इसका साइज है। ये बात समझ में आ रही है आपको। थीटा क्या है, ये थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शंस। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है, इसकी इंटेंसिटी किस तरीके से होती है कि जब हमारा कोई भी डिफ्रैक्शन होता है, कोई भी डिफ्रैक्शन का केस होता है ना बेटा, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना, हम लोग मैक्सिमाज की फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सिंपल सी ये है कि जब कोई भी डिफ्रैक्शन हो रहा हो किसी स्लिट से, क्या किसी स्लिट से कोई डिफ्रैक्शन हो रहा हो इस तरीके से, ठीक है,
ये बात समझ में आ रही है सभी को? जब किसी स्लिट से कोई डिफ्रैक्शन हो रहा हो, एक्चुअली यार है क्या, देखो हमने ये बताया कि मान लो कि ये स्लिट्स है हमारी कोई, ठीक है, और यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती है, तो इससे जब इसके कॉर्नर से ये पास होगी तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी और फिर ऐसे पैरेलल आते हुए इस तरीके से बैंड हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब बैंड होगी ना, बैंडिंग क्रिएट होगी, तो बैंडिंग क्रिएट होने को ही तो आप डिफ्रैक्शन कह पा रहे हो, ठीक है। इसीलिए तो हमको क्या लगता है कि जो हमारे रोशनदान होते हैं घरों में, विंडो होता है जिसको हम लोग जंगला कहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जब भी कोई रे ऑफ लाइट एंटर करती है ना तो हमें बैंड दिखाई देती है ना, सभी को दिखाई दे रहा है ना, कभी ऐसे दिखाई देता है क्या? तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी डिफ्रैक्शन होता है तो सामने, जैसे कि देखो ये कोई क्या है, मान लो कि कोई रूम है सपोज दैट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब भी दुर्राटे काटोगे आप, ठीक है। तो ये हमारा दिखाई दे रहा है ना कोई रूम है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये क्या है, हमारा कोई रोशनदान है, इस तरीके से आप ऐसे समझ लो, ठीक है। जब ये रोशनदान से कोई भी लाइट पास होगी ना भैया, तो इस रूम के अंदर, ये बड़ा वाला रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर एंटर करेगी लाइट। तो आपने ये देखा एक छोटी सी कोई भी रे ऑफ लाइट जो वेव अंदर जाती है, तो एक्चुअली होता क्या है, जो इस रूम की अगली वाली दीवार है, ये वाली वॉल्स, ठीक है, इस वॉल्स पे जाके वो लाइट स्ट्राइक करती है और काफ़ी बड़े वाले एरिया में वो लाइट उस वॉल्स के ऊपर फैल जाती है, ठीक है। इसका मतलब उसका एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है रोशनदान के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये बात समझ आ गया आपको? तो इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो ऐसा होता है कि जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो इसके सेंटर में मैक्सिमम होती है, इंटेंसिटी सेंटर में मैक्सिमम होती है, और जो उसकी नीचे वाली साइड से लगी लोअर जो एरिया होता है, जो अपर एरिया होता है, कि लोअर एरिया और अपर एरिया दोनों में इंटेंसिटी डाउन होती है, ठीक है। इसका मतलब इंटेंसिटी इसकी इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे आप बड़ी होगी उसके बाद कम होती चली जाएगी इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसके बीच में इंटेंसिटी ज़्यादा और साइडों में इंटेंसिटी कम, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमाज की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस सिंपल सा यार, इतना ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ जो रे ऑफ लाइट और जो वेव्स होती है उसकी बेंडिंग होती है बस, और कितना एंगल पर डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एंगल थीटा पर डिफ्रैक्शन सपोज दैट हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई, इस फॉर्मूले को याद रखना है। लैम्डा ये क्या होता है ये भी बताया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन सभी को समझ आई ना। कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ हमने अपने सिंपलिसिटी के लिए यूज़ किए हैं, बाकी और हमारा इसका कोई मतलब नहीं है। लेंस भाई साहब का सिर्फ यूज़ करना है बस रे ऑफ लाइट का, उसको सही डायरेक्शन देना, रिक्वायर्ड डायरेक्शन देना। चलिए इसी टॉपिक को इसमें और तो कुछ बचा नहीं है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है ना बेटा हमारा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है पोलराइजेशंस। यार जब ये सारी चीज़ चल रही थी ना, रिफ्रैक्शन, जब सर न्यूटन बता रहे थे इसके बारे में कि भाई ये पार्टिकल्स की फॉर्म है, ये सारी चीज़ें, तब इतना ये सारी चीज़ें जब इनके बारे में सोचा गया तो ये सारी चीज़ें रे के कॉन्सेप्ट से, या आप बोल सकते हैं कि जो वेव के कॉन्सेप्ट, सॉरी उससे पार्टिकल्स की कॉन्सेप्ट से ये नहीं हो पाई थी। इसलिए सर हाइगेंस को ये थ्योरी बतानी पड़ी। सर हाइगेंस प्रिंसिपल ने जो अपना थ्योरी बताई उसी के बेसिस पर ये सारे प्रैक्टिकल हो पाए, ये नॉर्मल रे ऑप्टिक्स में नहीं हो पाते, इसलिए वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक पोलराइजेशन। तो बेटा अगला टॉपिक है हमारा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और पोलराइजेशन के बाद में हमारा वेव ऑप्टिक्स खत्म। और फिर आगे के अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए जोश अपना बरकरार रखिए, अच्छे टॉपिक्स हम लोग करेंगे। जोश बिल्कुल आपका डाउन नहीं होना चाहिए। वो कौन सी मूवी है ना, पुष्पा, जिसमें बोलते हैं ना अपन झुकेगा नहीं, अपन झुकेगा नहीं, साला झुकेगा नहीं, ठीक है। तो बस आपको उसी तरीके से जोश बनाए रखना है, और जो पुष्पा है उससे आपको इंस्पायर करते रहना है खुद को, ठीक है। चलिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, मस्ती छोड़िए, टॉपिक पर जाइए भाई। पोलराइजेशन समझने से पहले, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले की छोटी छोटी बातें हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आपको वेव फ्रंट पढ़ाया जा रहा था तो एक पॉइंट सोर्स, एक बल्ब का एग्जाम्पल्स आपको दिया था, 3D वाला कॉन्सेप्ट याद करो। आपको ये पता है कि जब एक वेव फ्रंट इमिट्स होते हैं किसी भी पॉइंट सोर्स से, तो वो इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स हो सकते हैं या होते हैं, और हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शंस, ठीक है, और हर पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग
लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो मैंने आपको लाइट के बारे में ये भी बताया था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज या आप ऐसे कह सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फंडा है, इन दोनों को यदि मिक्स कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ये कभी भी हम वेव पढ़ते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, दोनों ही चीज़ें उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं और दोनों ही चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहो या मैग्नेटिक फील्ड कहो, ये दोनों की दोनों फील्ड वेव के अंदर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। याद रखना, समझना बिल्कुल ध्यान से, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इस चीज़ को हम किस तरीके से समझेंगे, यानी कि अभी क्या बोला कि हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में पॉइंट सोर्स के हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में जो वेव्स हैं वो इमिट्स होती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो, अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिखाई दिया। ये डायग्राम के अंदर आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट समझाया गया है कि क्या है ये पोलराइजेशंस। ठीक है, कि एक्चुअली होता क्या है, जब किसी भी पॉइंट सोर्स से हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में कोई भी वेव ट्रैवल करेंगी, डिफरेंट टाइप की वेव्स आपकी ट्रैवल करेंगी, वेव फ्रंट ट्रैवल्स करेंगे। जब वेव फ्रंट ट्रैवल्स करेंगे तो उसको कहते हैं हम अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड का मतलब कि कोई भी पोलराइजेशन नहीं हुआ है। तो उस अनपोलराइज्ड वेव को यदि पोलराइज्ड करना है, उस लाइट को पोलराइज्ड करना है, तो इस पूरी प्रोसेस को, पोलराइज्ड करने की प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो जरा डायग्राम आपको ध्यान से देखना है। डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपको एक दिखाई दे रहा है बीम ऑफ लाइट। देखो, बीम ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है ना, ये बीम ऑफ लाइट यानी कि एक सोर्स है, वहाँ से क्या निकलना स्टार्ट हुआ है, एक लाइट या आपकी जो वेव्स है वो निकलना स्टार्ट हुई हैं। और यहाँ पर आपको एक वेव दिखाई दे रही है आगे, यानी कि एक अनपोलराइज्ड, यानी कि कुछ येलो कलर्स का पार्ट दिखाई दे रहा है, कुछ स्काई ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है। ये दोनों पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों परपेंडिकुलर चलते हैं। ठीक है, और ये अनपोलराइज्ड वेव है। इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अनपोलराइज्ड जो हमारी वेव्स होती हैं या अनपोलराइज्ड जो वेव होती है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है पोलराइज्ड के कंपैरिजन में। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि जब हमारा पोलराइजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए किया जाता है, जिसका काम है इंटेंसिटी को कम करना। ठीक है, तो इंटेंसिटी यदि कम करनी है आपको तो बस लाइट का पोलराइजेशन कर दो यार, बात खत्म। ठीक है, तो सिंपल सी बात इतनी समझ में आई आपको कि पोलराइजेशन का मतलब क्या, क्यों करते हैं। तो ये जो येलो कलर्स का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर है स्काई ब्लू के ऊपर। किसी एक को आप क्या ले लो, येलो वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, दूसरे वाले को स्काई ब्लू को आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो। परपेंडिकुलर चल रहे हैं और आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है एक आपको पोलराइजिंग फिल्टर। ये जो पोलराइजिंग फिल्टर है, ये पोलराइजिंग फिल्टर का काम क्या है, ये एक डिवाइस होती है, इसका काम है वेव को पोलराइज्ड करने का। ठीक है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक वेक्टर्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको अलग अलग करने का काम है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो ये क्या काम करेगा जो पोलराइजिंग फिल्टर, इन दोनों में से एक फील्ड को या एक टाइप के वेक्टर्स को क्या कर लेगा, ये ब्रेक करेगा। ठीक है, और एक को पास होने देगा। जरा इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि इसमें से जो हमारा येलो कलर्स है, येलो कलर्स मतलब जो येलो पार्ट है ये आगे बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स कि यदि हमारा एक पार्ट आगे निकलता है, एक पार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है पोलराइजिंग फिल्टर की वजह से। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा होने से क्या है, आपकी जो वेव है वो वीक हो जाती है। और जब वेव आपकी वीक होगी दैट मीन्स कि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई ना। अब इंटेंसिटी कम हो गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आप इंटेंसिटी जो आपका करने का कम करने का जो इंटेंशन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बस कहने का मतलब जो वीक इंटेंसिटी वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है येलो पार्ट फाइनल, ठीक है, इसको हम कहेंगे पोलराइज्ड। क्या कहेंगे, पोलराइज्ड। बात समझ में आई ना। तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा।
ठीक है, और वो अनपोलराइज्ड एरिया हो जाएगा। और ये सब काम किस वजह से होता है? ये होता है हमारा पोलराइजिंग फिल्टर की वजह से, ठीक है। इस जो पोलराइजिंग फिल्टर है इसको हम पोलराइड्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक और सिंपल टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब सर मैक्सवेल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सर्च कर रहे थे, उनको भी नहीं पता था कि भाई आगे जाके मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या से क्या होगा, है ना। तो कैसे कहते हैं ना वो गाना सुना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यार इतना रैपिडली ग्रोथ किया, इसने इतना रैपिडली ग्रोथ किया कि पता नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं इनका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। जैसे जैसे धीरे धीरे साइंस इंक्रीज हो रही है, इनके एक्सपेरिमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, नए नए साइंटिस्ट आ रहे हैं, इंक्रीजमेंट हो रहा है पर डे, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक्स आज हमारा ख़त्म हो गया है, वेव ऑप्टिक्स हमारा फिनिश हो गया है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हमारा फिनिश हो गया है, और इससे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जान लगा दो एग्ज़ाम्स की तैयारी में, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना नया चैप्टर लेके आएंगे और उस चैप्टर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। सीबीएसई ने काफ़ी चीज़ें रिड्यूस की हैं, ठीक है, और जो चीज़ें रिड्यूस की हैं उनको अभी फ़िलहाल हम लोग साइड में करेंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग उठाएंगे, ठीक है। आप यूँ ही तैयारी करते रहिए, वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए यार। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए लाइफ में यार।